जहानाबाद की सनसनीखेज दास्तान। दोस्त ने ही ली दोस्त की जान। संभवतः मृतक की मृत्यु के बाद जो है उनकी पत्नी से ये शादी कर पाएंगे और लव कुश का उद्देश्य ये था कि कैंटीन उनको मिल जाएगा। संपत्ति के लिए भाई की सुपारी। दोस्त की बीवी दोस्त को थी प्यारी। आनंद पासवान करके एक व्यक्ति हैं जो कि मृतक के मित्र हुआ करते थे और उनके साथ पारिवारिक संबंध भी था और उसी क्रम में इनके घर में आना जाना भी रहता था और इस क्रम में ही उनकी मृतक की पत्नी के साथ इनका संबंध विकसित हुआ था। फतुहा में भरोसे का हुआ कत्ल। पहचान वाले से भी खतरा हर पल। अपने बने हैवान, लाचार इंसान। नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जहानाबाद की एक ऐसी सनसनीखेज दास्तान जहां दोस्ती और भाई के रिश्ते का एक साथ कत्ल कर दिया गया। दोस्त को दोस्त की पत्नी से मोहब्बत थी और भाई को संपत्ति का लालच। मोहब्बत और संपत्ति के लालच में साजिश का ऐसा ताना बाना बुना गया कि जब अब पूर्व सीआरपीएफ जवान की हत्या का खुलासा हुआ है तो हर कोई सन्न है। 24 दिसंबर को पूर्व सीआरपीएफ जवान और NH-83 पर कैंटीन चलाने वाले जितेंद्र कुमार को अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस क्लूलेस थी क्योंकि सुराग के नाम पर सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज मौजूद था। हत्या का मोटिव का कुछ भी अता पता नहीं था, लेकिन जब गहन छानबीन की गई तो 2 शूटर्स में से एक को बख्तियारपुर से दबोच लिया गया और शूटर ने जब मुंह खोला तो अपनों के ही हैवान बनने की खबर सामने आ गई। जितेंद्र की हत्या के लिए दोनों शूटर्स को जितेंद्र के दोस्त दयानंद पासवान और उसके ममेरे भाई लौकुश ने सुपारी दी थी। 5 लाख में जितेंद्र की हत्या की बात तय हुई थी, जिसमें 3 लाख रुपए दिए जा चुके थे। दयानंद पासवान अपने दोस्त जितेंद्र की पत्नी से मोहब्बत करता था और उसे उम्मीद थी कि जितेंद्र की हत्या के बाद वो पूरी तरह से उसकी हो जाएगी। वहीं ममेरे भाई लौकुश को यह उम्मीद थी कि जितेंद्र की मौत के बाद कैंटीन उसकी होगी, लेकिन बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है और फिलहाल एक शूटर के साथ दयानंद और लौकुश सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। इस घटना में अब तक जितेंद्र की पत्नी की संलिप्तता की बात सामने नहीं आई है। पुलिस दूसरे शूटर की तलाश में छापेमारी कर रही है। प्रकाश में आया कि दयानंद पासवान करके एक व्यक्ति हैं जो कि मृतक के मित्र हुआ करते थे और उनके साथ पारिवारिक संबंध भी था और उसी क्रम में इनके घर में आना जाना भी रहता था और इस क्रम में ही उनकी मृतक की पत्नी के साथ इनका संबंध विकसित हुआ था और उसी चीज को लेकर इन्होंने हत्या का प्लानिंग किया। एक जो दूसरा एंगल उभर कर इसमें सामने आया है कि मृतक के एक भाई ममेरे भाई हैं जो कि कैंटीन चलाने में उनका सहयोग करते थे, तो उनके द्वारा भी कॉन्स्पिरेसी रची गई इस घटना में और दोनों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी करी और शूटर्स को 5 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी किलिंग की, जिसमें 3 लाख रुपया पे कर दिया गया था और 2 लाख रुपया भी पे किया जाए। और सहयोगी राजीव अहसन हमारे साथ इस वक्त जहानाबाद से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, एक सनसनीखेज मामला जिसमें अपनों ने ही साजिश रची है, अपनों के ही वजह से एक पूर्व सीआरपीएफ की जान चली जाती है, लेकिन अब सवाल ये कि दूसरा शूटर गिरफ्त में कब तक? विभा, ये जो पूरी घटना है 23 तारीख को हुई थी और ठीक है, पटना गया NH पर किया ये हादसा है और थाना से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना हुई थी। काफी सनसनीखेज यह मामला था। पुलिस अंधेरे में तीर चला रही थी और उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सुराग था कि उसमें जो सीसीटीवी फुटेज नजर आ रहा है उसमें कुछ युवक नजर आ रहे हैं और जो हमने खबर की थी उसमें अपने चैनल पे भी दिखाया था कि शूटर जो है गोली मार करके फरार हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यही विजुअल पुलिस के हाथ लगा था और उसी मामले की तहकीकात करते हुए
पुलिस जो है इन शूटर्स तक पहुंची है और इनमें से 2 शूटर की गिरफ्तारी हो चुकी है और तीसरा शूटर जो है वो अभी फरार है। सबसे हैरत की बात यह है कि इस पूरी घटना में जिसकी संलिप्तता आ रही है लवकुश की, जो कि जितेंद्र कुमार का ममेरा भाई था और वो इस केस का सूचक भी है और उसने भी काफी प्रेशर दिया था पुलिस को कि इस मामले की जांच की जाए। घटनाक्रम में लव एंगल भी जुड़ रहा है। कहा जा रहा है कि पत्नी के साथ उस दोस्त जो है वो चाहता था आगे के अपने जीवन को बिताना और इसीलिए इसमें लव एंगल भी जोड़ा जा रहा है। तो क्या इसकी जानकारी, इसकी भनक पत्नी को भी थी? क्या पत्नी के भी शामिल होने को लेकर इस एंगल से भी जांच की जा रही है? जी देखिए, ये दोनों जो है मृतक जितेंद्र पासवान और दयानंद पासवान, ये दोनों सीआरपीएफ के जवान थे और इनमें भी गहरी दोस्ती थी और दयानंद पासवान का जितेंद्र पासवान के घर आना जाना था और उनकी पत्नी से उनके कुछ संबंध थे। हालांकि पुलिसिया जो जांच में अब तक बात छन करके सामने आई है उसमें इस घटना में मृतक जितेंद्र की पत्नी का कोई हाथ नहीं है और उसे यह मालूम भी नहीं था कि किन लोगों द्वारा इसकी हत्या कराई गई है। क्योंकि ये दोनों साजिशकर्ता जो हैं दयानंद पासवान और लवकुश, इनका एक मोटो था कि उसकी हत्या के बाद जो है जितेंद्र कुमार की पत्नी जो है दयानंद से शादी कर लेगी और लवकुश शर्मा जो उस बिजनेस को साथ देखता था, ये बिजनेस पूरी तरह से उसका हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जहानाबाद में जहां दोस्त और भाई ने धोखा दिया, वहीं पटना के फतुहा में पहचान वालों ने ही महापाप कर दिया। यहां औलाद के लिए पत्नी ने नाबालिग से पति की शादी करवा दी। 6 दिन बाद लोकेशन ट्रैक कर पुलिस ने हालांकि शख्स को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग लड़की आरोपी दंपत्ति के घर पर काम करने जाती थी। लड़की की मां ने फतुहा थाने में आवेदन दी, जिसके बाद गिरफ्तारी हो पाई और फिर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। मिर्जापुर के नौहट्टा इलाके की यह घटना है। आरोपी पति पत्नी को पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया और फिलहाल तहकीकात में पुलिस जुट गई है। लेकिन जो जानकारी, जो खबर इसके पीछे आ रही है, बताया जा रहा है कि महिला ने संतान के लिए नाबालिग को पहले किडनैप कराया और पति की शादी उससे करा दी। बगल के घर में रहने वाली लड़की 31 दिसंबर को आरोपी के घर काम करने के लिए पहुंची थी, लेकिन इसके बाद वो अपने घर वापस नहीं लौटी। परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई, जिसके बाद उन्होंने फतुहा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी महिला और उसका पति दोनों गिरफ्त में हैं। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्राइम की बढ़ती घटनाएं जितनी परेशान सरकार को कर रही हैं, प्रशासन को कर रही हैं, उतनी ही ज्यादा परेशानी और चिंता का विषय यह भी है कि अपनों की तरफ से ही घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर यह मामला जो है सीधे तौर पर किडनैपिंग और पॉक्सो एक्ट के तहत इसमें केस दर्ज किया गया है। मिर्जापुर नौहट्टा की यह घटना है। आरोपी है विनय सिंह और उसकी पत्नी है ज्योति कुमारी, जिस पर आरोप लगा है कि एक माइनर को उसने किडनैप किया और उसके बाद शादी करवा दी। 14 साल की ये बच्ची है। मिर्जापुर नौहट्टा के रहने वाले दोनों आरोपी जो हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और मां के साथ ही उन्हीं के घर के बगल में किराए पर रहती थी और उसके बाद इसको किडनैप किया गया था। चूंकि कोई संतान नहीं थी, इसके बाद इस तरह के कुकृत्य को संजय, किडनैपिंग के साथ साथ एक और मामला इस पूरे खबर में निकलकर सामने आता है। एक नाबालिग को आप घर में रखकर काम करवा रहे थे, बाल श्रम से जुड़ा हुआ भी ये मामला है। देखिए, निश्चित तौर पर दोनों धाराओं में इसमें केस दर्ज किया गया है और अगर समाज में ऐसे लोग रहेंगे और इस तरह के कुकृत्य को अंजाम देंगे तो निश्चित तौर पर जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ेगा, पुलिस के लिए भी सिरदर्द बनेगा। हालांकि पुलिस ने फौरी तौर पर इसमें एक्शन लिया है। जो विक्टिम फैमिली है उस मां के आवेदन पर पुलिस ने कार्रवाई की और दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। समस्तीपुर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां केस वापस नहीं लेने पर दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की है। मामला मुफस्सिल थाना के चकनूर की है। दबंगों ने महिला के साथ मारपीट की है। तस्वीरें आपके सामने। पहले से विवाद चल रहा था, जो जानकारी आ रही है, और दबंगों ने पहले भी मारपीट की थी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कराया गया था और इसी केस को उठाने को लेकर दबंग लगातार पीड़ित पक्ष पर दबाव बना रहे थे। देखिए कैसे महिलाओं के साथ मारपीट की गई है। ये सभी इस वक्त अस्पताल में इलाजरत हैं और बताया जा रहा है कि चकनूर के उप मुखिया मोहम्मद दिलशाद और उनके समर्थकों ने घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की। मारपीट में घायल 4 लोगों को समस्तीपुर सदर अस्पताल में फिलहाल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। रोते बिलखते ये परिजन
जहां इनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। एक बार फिर से दबंगों के कहर का असर साफ नजर आता है। बात को लेकर मारपीट हुई थी। इधर झारखंड की राजधानी रांची में सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला किया गया है। किशोरगंज चौक के पास सीएम के काफिले को रोकने की कोशिश की गई। लोगों की भीड़ ने सीएम के काफिले के सामने जमकर हंगामा किया। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पुलिस की बैरिकेडिंग में तोड़फोड़ की जाती है। हंगामा कर रहे लोगों के हाथों में महिला सुरक्षा से जुड़े पोस्टर टंगे हुए थे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत की और उसके बाद हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया गया। पहली तस्वीर ओरमांझी मामले को लेकर के नाराज लोगों की रात की है, जब सीएम का काफिला यहां से गुजर रहा था। उन्हें रोकने की कोशिश की गई। युवती का शव बरामद किया था जंगल से पुलिस ने, और उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है क्योंकि सिर जो धड़ से अलग है, वो लड़की कौन, इसके रहने और पता को लेकर कोई जानकारी नहीं। बताया जा रहा है कि रांची और मांझी इलाके में रविवार को युवती का सिर कटा शव मिला था और युवती के दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। इसी घटना से लेकर आक्रोशित लोगों ने सीएम के काफिले को रोकने की कोशिश की। नाराजगी अपनी जगह, लेकिन देखिए किस तरीके से कानून को लोगों ने हाथ में ले लिया। और जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला यहां से गुजर रहा था, लोग, आक्रोशित लोग कहिए, जो सड़कों पर मौजूद थे, उन्होंने काफिले को रोकने की कोशिश की हाथ में तख्तियों को लेकर। हालांकि काफी मशक्कत पुलिस को करनी पड़ी और उसके बाद जाकर आक्रोशित लोगों को शांत कराया जा सका। मुख्यमंत्री के काफिले पर रांची में हुए हमले को लेकर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ साजिश की जा रही है और भीड़ द्वारा उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। आगे उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र का कोई जगह नहीं और जब जब बीजेपी डरती है, गुंडागर्दी करती है। तो रांची में सीएम के काफिले पर हमले को लेकर जेएमएम ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया सामने रखी है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसे सुनियोजित साजिश करार दिया है। ये बड़ा सुनियोजित ढंग से साजिश करके, क्योंकि सीएम का जब भी कारपेट गुजरता है उसके पहले रोड ओपनिंग जो व्हीकल होता है, उसके बाद में जो कारपेट होता है, उस पर यदि आप नियोजित ढंग से यदि हमला करते हैं, ये हमको लगता है कि कहीं ना कहीं कानून को एक चुनौती दी गई है। वहीं बीजेपी ने इस मामले में अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों से इनकार किया है। बीजेपी नेता सीपी सिंह ने कहा कि बीजेपी विरोध का समर्थन करती है, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। इसके साथ ही काफिले पर हमले की उन्होंने कड़ी निंदा की। भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह के आरोप तो बेकार हैं, बेबुनियाद हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार के हिंसा में विश्वास नहीं करती है। देखिए, सीएम के ऊपर जो भी चीजें हुई, रोकने का प्रयास हुआ या जो भी चीजें हुई हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता और न भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करती है। देखिए, लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन ये शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी शांतिपूर्ण विरोध का समर्थन करती है। वहीं ओरमांझी मामले पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि मामले को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा दिलाई जाएगी। भी लेने जा रही महाराष्ट्र सरकार, हेमंत जी भी निर्णय लेने जा रही है। इस तरह का जो गंभीर मामला आ रहा है, त्वरित कार्रवाई करके चिन्हित करके दोषी को सजा मिले, उसके लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन करके वैसे लोगों को सजा देने की व्यवस्था करे ताकि लोगों को दहशत पैदा हो। और इस वक्त बड़ी खबर ओरमांझी मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। ओरमांझी मामले पर रांची पुलिस ने इनाम की घोषणा कर दी है। ये बड़ी खबर और अपडेशन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर रांची पुलिस ने इनाम की घोषणा की है। ओरमांझी मामले में जानकारी देने वाले को 25,000 रुपए बतौर इनाम दिया जाएगा। रांची पुलिस की तरफ से अब इस इनाम की घोषणा की गई है। 25,000 की रकम तय की गई है जो जानकारी देने वाले शख्स को दिए जाएंगे। साथ ही पुलिस ने यह भरोसा भी दिलाया है कि सूचना देने वाले की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी, यानी कि उसका नाम और पता सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
मृतक की पहचान के लिए पुलिस ने उसका हुलिया भी जारी कर दिया है। और सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं राजधानी रांची से। ओम प्रकाश, एक बड़ी घटना कही जाएगी जिसमें इस तरीके से नृशंस हत्या कर दी जाती है, इसके पीछे कौन से लोग ये भी अभी सामने नहीं है। जिसकी हत्या की गई वो कौन, इसकी पहचान भी अभी तक सार्वजनिक नहीं। ऐसे में क्या कार्रवाई अब तक की गई है और कितनी कामयाबी लगी है हाथ? जी विभा, जिस तरह से पूरी घटना हुई है उस वारदात ने रांची ही नहीं पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। रांची पुलिस के सामने कल जब लोगों का आक्रोश फूटा तो रांची पुलिस ने आनंद फानन में एक दिन में ही इनाम की घोषणा कर दी। ये अपने आप में एक नायाब चीज है, क्योंकि रांची पुलिस ने इससे पहले कभी भी एक दिन में इनाम की घोषणा नहीं की थी। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि मामले में फिलहाल पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ कुछ भी हाथ नहीं आया है। जिसमें कहा जाए तो पुलिस को अब तक युवती का जो सिर है वो भी वहां से गायब था, वो अब तक नहीं मिल पाया है। पुलिस फिलहाल जो डीएनए का टेस्ट है वो कर रही है। फॉरेंसिक टीम की भी पहुंची थी मौके पर, डॉग स्क्वाड की टीम भी पहले दिन ही पहुंच गई थी। और जब हमने इस खबर को, जिस दिन ये खबर प्रकाश में आई थी, सबसे पहले हमने दिखाया था और इस खबर को दिखाने के साथ जब हमने पुलिस अधिकारियों से जानने की कोशिश की तो कहा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात का भी खुलासा हुआ है क्या कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया? इस बात की पुष्टि हो पाई है क्या? जी, युवती के साथ दुष्कर्म की आशंका जो जाहिर की गई थी वो करीब करीब पुख्ता है, जो कि अब तक जो सामने आए हैं तथ्य। और फिलहाल पुलिस अधिकारी जो मामले को लेकर, युवती की पहचान को ही लेकर अब तक नहीं कंफर्म हो पाए हैं, लेकिन साफ तौर से कहा जा रहा है कि हत्या की वारदात को कहीं और अंजाम दिया गया और वहां पर बॉडी को फेंका गया, क्योंकि घटनास्थल पर जो भी साक्ष्य मौजूद थे उससे यही बातें प्रकाश में आई है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो पुलिस अब तक उस मामले में कुछ भी अपनी जो आधिकारिक तौर पर बयान नहीं दे रही है। शायद यही वजह है कि लोगों की नाराजगी जो है वो सड़कों पर कल फूट पड़ी। लेकिन विरोध का ये तरीका क्यों? मुख्यमंत्री के कारकेड को रोकना, उस पर पथराव करना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को भी इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। नाराजगी खुलकर कीजिए, अपने विरोध को जाहिर कीजिए, लेकिन इस तरीके से क्यों? जी, विरोध का ये जो तरीका था वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि विरोध जो होता है लोकतंत्र में, विरोध का जो भी प्रक्रिया हो, लोग अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी बातों को सरकार से अवगत करा सकते हैं, लेकिन उसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है। और जाहिर तौर पर इसी हिंसा का विरोध हर तरफ हो रहा है, चाहे अगर राजनीतिक गलियारे की बात की जाए या फिर आम लोगों की ही बात की जाए, तो वो हिंसा के रास्ते को अख्तियार करने से गुरेज करने की बातें कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर कल जिस तरह से जो घटना हुई है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी की या फिर सीएम के काफिले को रोकने का प्रयास किया। तो तमाम तरह की बिंदुओं पर पुलिस भी जांच कर रही है, लेकिन जो भी लोग थे वो कहीं ना कहीं कहा जाए तो वो सौहार्द व्यवस्था को बहाल रखने वाले लोग नहीं थे, और उसी वजह से ये पूरी घटना हुई। सरकार की तो किरकिरी हुई, वहीं जिला प्रशासन हो या फिर पुलिस हो उसकी भी किरकिरी हुई, क्योंकि इस रास्ते पर जिस तरह से वीआईपी रूट है, अगर उस रास्ते पर इस तरह से सुरक्षा के मद्देनजर भी एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। एक बार
बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल अब तक चालू नहीं हुआ। चीनी मिल शुरू नहीं होने से 700 कर्मचारियों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है और इन कर्मचारियों का करीब 25 करोड़ बकाया है। रीगा चीनी मिल के कर्मचारियों से खास बात की न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल के बंद होने की आशंका से काफी जिले में हाहाकार की स्थिति मची हुई है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सीतामढ़ी के रीगा में और हमारे साथ दर्जनों की संख्या में वैसे लोग मौजूद हैं जिनकी रोजी रोटी सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल से जुड़ी हुई है। तकरीबन 700 कर्मचारी सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल में काम करते हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से 600 कर्मचारियों को मिल ने आर्थिक बदहाली का हवाला देकर उनको बाहर का रास्ता दिखला दिया है। लेकिन बाहर का रास्ता दिखलाए जाने के बावजूद भी ऐसे कर्मचारियों में एक उम्मीद थी कि चीनी मिल शुरू होगा, फिर से उनको काम पर वापस लिया जाएगा। लेकिन हालात ये है कि चीनी मिल के शुरू होने की तमाम संभावनाओं पर अब विराम लगता दिखाई दे रहा है। चीनी मिल अब चालू नहीं हो रहा है। नवंबर महीने में चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू हो जाता था, लेकिन दिसंबर गुजर चुका है, जनवरी महीना आ गया है, लेकिन चीनी मिल शुरू नहीं हो रहा है, जिसके कारण यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं उनको अब अपना भविष्य की चिंता सता रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए क्या परेशानी हो रही है आप लोग को? सर, हम लोग को बिजली पानी नहीं मिल रहा है। हम लोग यहाँ नौकरी करने के लिए आए हैं। हम लोग ये उम्मीद लगाते हैं कि आज फैक्ट्री चालू हो जाए, जिसके चलते हम लोग अपना रोजी रोटी कामयाब रखें। सर, हम लोग तो रीगा चीनी मिल में तकरीबन 24 साल से नौकरी करते आ रहे हैं। हम लोग को इधर मई माह में हम लोग को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इधर फैक्ट्री चालू होने की स्थिति में है। सरकार से कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो आपने देखा, हमारे साथ कुछ और लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या परेशानी होगी। सर, अगर चीनी मिल बंद हो जाता है तो किस तरह की परेशानी होगी? चीनी मिल बंद होने से तो सब लोगों को परेशानी है। हम लोग तो भूखमरी के किनार पर है। और हम लोगों को तो बोले नहीं किया, तो सरकार ने हम लोग की लाइन जो है, लाइन भी काट दिया गया है। हम लोग अंधेरा में अपना समय बिता रहे हैं। स्टार्ट होगा आप लोगों को? क्या हम लोग तो भगवान से कहते हैं कि फैक्ट्री स्टार्ट रहे। और हम लोग उसमें कमाते हैं, उसमें बाल बच्चा का पोषण पालन सब कुछ किए हुए हैं। इससे काम कर रहे थे? हम तो 30 वर्ष से काम करते हैं। तो आपने देखा, ये सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल में काम करने वाले वर्कर थे जिनको अब भविष्य की चिंता सता रही है कि अगर चीनी मिल बंद हो जाता है तो यहाँ काम करने वाले 700 कर्मचारी रातों रात बेरोजगार हो जाएंगे और उनके पास जीवन यापन के लिए कोई और साधन नहीं बचेगा। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और अब बात शराब तस्करों पर शिकंजे की। गोपालगंज में उत्तर प्रदेश की सीमा से शराब की खेप लाकर बरामद हो रही है। धरनी छापर चेक पोस्ट से पुलिस ने एक गाड़ी से 10 लाख रुपए की शराब को जब्त किया। गाड़ी उत्तर प्रदेश से आ रही थी। पुलिस ने जब गाड़ी रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर गाड़ी लेकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा गई और पलट जाती है। इस गाड़ी में विदेशी शराब रखी गई थी। गाड़ी का ड्राइवर भाग निकला। पुलिस नंबर के आधार पर गाड़ी के मालिक की तलाश में जुट गई है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।